कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ लोग हैं, सब आपको देख रहे हैं। आपके दिमाग में एक आवाज आती है, मैं इन सब से बेहतर हूं। अब रुकिए, क्या यह आत्मविश्वास है या एक खतरनाक भ्रम? हम सब के अंदर एक कहानी चलती रहती है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम हीरो होते हैं, हम सही होते हैं, हम खास होते हैं, हम अलग होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह कहानी सच ना हो? क्या होगा अगर हमारा दिमाग हमें बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा हो? आज हम उस मनोवैज्ञानिक भूल की बात करेंगे जो रिश्ते तोड़ सकती है, करियर बर्बाद कर सकती है और इंसान को धीरे धीरे अकेला कर सकती है। इसका नाम है नार्सिसिज्म। यह सिर्फ खुद से प्यार नहीं है, यह सिर्फ सेल्फी लेना नहीं है, यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज की ये ऑडियो बुक आपको अपने ही दिमाग के अंदर ले जाएगी और शायद आपको खुद से मिलवाएगी। बहुत समय पहले एक कहानी कही जाती थी। एक युवक था, सुंदर, आत्ममुग्ध, सबका ध्यान खींचने वाला। उसका नाम था नरकस। कहते हैं एक दिन वो जंगल में भटकते हुए एक शांत झील के पास पहुंचा। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। उसने झुककर पानी में देखा और पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। साफ चमकता हुआ चेहरा, तीखी आंखें, संतुलित नयन नक्श। वो ठिठक गया। वो खुद को देखता रह गया। उसे लगा, इससे सुंदर कोई नहीं, इससे बेहतर कोई नहीं। हर बार जब हवा हल्की लहर पैदा करती, उसका चेहरा टूटता हुआ सा दिखता। वो बेचैन हो जाता, जैसे उसकी पहचान ही बिखर रही हो। वो पानी को शांत करता, फिर से अपना चेहरा साफ देखने के लिए। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिमटने लगी। दोस्तों की आवाजें दूर हो गईं, पेड़ों की सरसराहट महत्वहीन हो गई। दिन रात का फर्क मिट गया। वो खुद को देखने में इतना डूब गया कि उसे बाकी दुनिया दिखनी बंद हो गई। कहते हैं वो वहीं बैठा रहा जब तक कि वो खुद से अलग ना हो गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वो उसी झील में खो गया। कुछ कहते हैं कि वो एक फूल बन गया जो आज भी पानी के किनारे झुका रहता है। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये मानव मन का प्रतीक है। नरकस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक अवस्था था। वो क्षण था जब मैं इतना बड़ा हो जाए कि हम गायब हो जाए। आज भी लाखों लोग दर्पण में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में अपना ही प्रतिबिंब देखते रहते हैं। फोटो पोस्ट होती है, कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर नोटिफिकेशन की आवाज। मैं कैसा दिख रहा हूं? लोग मुझे कैसे देख रहे हैं? मुझे कितने लाइक्स मिले? हर लाइक एक छोटी सी पुष्टि है कि मैं दिख रहा हूं, कि मैं महत्वपूर्ण हूं। लेकिन जब स्क्रीन बंद होती है तो क्या बचता है? हम सब किसी न किसी रूप में उस झील के किनारे खड़े हैं। स्क्रीन हमारा पानी है, प्रोफाइल हमारी परछाई। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खुद को देख रहे हैं या सिर्फ एक छवि को? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम भी उस झील में धीरे धीरे डूब रहे हैं? चैप्टर 1, नार्सिसिज्म असल में है क्या? नार्सिसिज्म का सीधा अर्थ है खुद को असाधारण समझना, अपनी अहमियत को बड़ा चढ़ाकर देखना, दूसरों से विशेष व्यवहार की उम्मीद रखना। पहली नजर में यह आत्मविश्वास जैसा लगता है, लेकिन गहराई में यह कुछ और है। ध्यान दीजिए, यह आत्मसम्मान से अलग है। आत्मसम्मान क्या कहता है? मैं ठीक हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सम्मान के लायक हूं। इसमें स्थिरता है, शांति है, तुलना कम है। लेकिन नार्सिसिज्म कहता है, मैं खास हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, नियम मेरे लिए अलग होने चाहिए। इसमें तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, लगातार खुद को ऊपर रखने की जरूरत है। यह फर्क छोटा लगता है, पर जीवन में इसका असर बहुत बड़ा होता है। नार्सिसिस्टिक सोच वाले व्यक्ति अक्सर अपनी उपलब्धियों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, ध्यान और प्रशंसा की भूख रखते हैं,
दूसरों की भावनाओं को कम महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि वे अलग हैं। उन्हें सामान्य व्यवहार नहीं चाहिए, विशेष व्यवहार चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट है। ऐसे लोग हमेशा खुश नहीं होते। बाहर से वे आत्मविश्वासी दिख सकते हैं, लेकिन अंदर अक्सर एक छिपी असुरक्षा होती है, एक गहरा डर कि कहीं उनका महान चेहरा टूट न जाए। उन्हें लगातार ये पुष्टि चाहिए कि वे सच में खास हैं। इसलिए वे वैलिडेशन खोजते रहते हैं, तारीफ, ध्यान, सराहना। यह एक मानसिक चक्र बन जाता है। प्रशंसा, अच्छा महसूस, थोड़ी देर बाद खालीपन, फिर प्रशंसा की तलाश। जितनी ज्यादा प्रशंसा मिलती है, उतनी ही ज्यादा उसकी आदत पड़ती है। यह नशे जैसा है। और समस्या यह है, जैसे हर नशे में होता है, समय के साथ डोज बढ़ानी पड़ती है। और तभी समझ आता है, यह आत्मविश्वास नहीं, एक फ्रेजाइल कहानी है जिसे बार बार साबित करना पड़ता है। चैप्टर 2, नार्सिसिज्म के दो चेहरे। हम अक्सर सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट मतलब घमंडी इंसान, जो हर वक्त अपनी तारीफ करे, जो खुद को सबसे बेहतर समझे। लेकिन मनोविज्ञान बताता है, नार्सिसिज्म हमेशा एक जैसा नहीं दिखता। इसके दो अलग चेहरे होते हैं। एक, ग्रैंडियोज नार्सिसिज्म। यह वो रूप है जिसे पहचानना आसान है। बहुत आत्मविश्वासी, अपनी उपलब्धियों की खुलकर चर्चा करना, खुद को प्राकृतिक नेता मानना, हर बातचीत का केंद्र बन जाना। ऐसे लोग अक्सर आकर्षक लगते हैं। उनकी एनर्जी तेज होती है। वे कमरे में आते हैं और माहौल बदल जाता है। शुरुआत में लोग उनकी ओर खिंचते हैं। उनका आत्मविश्वास प्रेरणादायक लग सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उनका मैं दूसरों से बड़ा हो जाता है। रिश्तों में वे कंट्रोल चाहते हैं, काम में क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, जीवन में स्पॉटलाइट उनके लिए जरूरी हो जाती है। अगर उन्हें आलोचना मिले तो या तो वे गुस्सा करेंगे या सामने वाले को अयोग्य साबित करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए गलती मानना आसान नहीं होता, क्योंकि गलती उनकी महान छवि पर चोट करती है। 2, वल्नरेबल नार्सिसिज्म। यह ज्यादा जटिल और कम दिखने वाला रूप है। ऐसा व्यक्ति शांत दिख सकता है, संकोची भी लग सकता है, लेकिन भीतर एक कहानी चलती रहती है। कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं खास हूं पर दुनिया पहचान नहीं पा रही। ये लोग आलोचना से जल्दी आहत होते हैं। वे बाहरी तौर पर संवेदनशील लग सकते हैं, लेकिन अंदर एक छुपी श्रेष्ठता की भावना रहती है। वे खुलकर नहीं कहेंगे कि वे श्रेष्ठ हैं, लेकिन भीतर यह विश्वास रहता है कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट खुलकर श्रेष्ठता दिखाता है। वल्नरेबल नार्सिसिस्ट चुपचाप महसूस करता है। दोनों में एक समान चीज है, खुद की अहमियत का बड़ा हुआ एहसास। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, हर नार्सिसिस्टिक ट्रेट बुरा नहीं होता। थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा खुद को महत्व देना, यह स्वस्थ है। समस्या तब शुरू होती है जब एम्पैथी कम हो जाती है, जब दूसरों की भावनाएं महत्वहीन लगने लगती हैं, जब आपका मैं इतना बड़ा हो जाए कि हम के लिए जगह ही न बचे। चैप्टर 3, ये सोच बनती कैसे है? कोई भी बच्चा पैदा होते ही नार्सिसिस्ट नहीं होता, तो फिर ये बनता कैसे है? यहां कई परतें हैं। 1, बचपन। कुछ बच्चों को लगातार बताया जाता है, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम हमेशा सही हो। अगर यह संतुलित तरीके से हो तो ठीक है, लेकिन अगर हर गलती पर भी बच्चे को महान कहा जाए तो वो वास्तविकता से कट सकता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चों को लगातार आलोचना मिलती है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पर्याप्त नहीं हो। दिलचस्प बात यह है, दोनों एक्सट्रीम्स नार्सिसिज्म पैदा कर सकते हैं। पहले मामले में बच्चा सुपरियॉरिटी सीखता है,
दूसरे में वो इनसिक्योरिटी से बचने के लिए सुपरियोरिटाइन का मुखौटा पहन लेता है। 2. जेनेटिक्स। कुछ व्यक्तित्व ट्रेट्स जन्म से आते हैं, जैसे डोमिनेंस, रिस्क टेकिंग, रिवॉर्ड सेंसिटिविटी। अगर ये ट्रेट्स ऐसे माहौल में बढ़े जहां वैलिडेशन को बहुत महत्व दिया जाए तो नार्सिसिस्टिक पैटर्न मजबूत हो सकता है। 3. संस्कृति और सोशल मीडिया। आज की दुनिया देखो मुझे संस्कृति है। फॉलोअर्स बराबर महत्व, लाइक्स बराबर मूल्य, व्यूज बराबर पहचान। हर नोटिफिकेशन दिमाग में डोपामिन छोड़ता है। धीरे धीरे पहचान बाहरी अप्रूवल पर निर्भर हो जाती है और यही नार्सिसिस्टिक साइकिल को मजबूत करता है। लेकिन रुकिए, क्या हर सेल्फ प्रमोशन नार्सिसिज्म है? नहीं। अगर आप अपने काम पर गर्व करते हैं और साथ ही दूसरों का सम्मान करते हैं तो यह स्वस्थ है। नार्सिसिज्म तब है जब दूसरों की कीमत पर खुद को ऊपर रखा जाए। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, सफल, आत्मविश्वासी, सब उसे एडमायर करते हैं, लेकिन एक दिन उसे सार्वजनिक रूप से आलोचना मिलती है। बस एक आलोचना, और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। गुस्सा, अपमान, रक्षात्मक रवैया, दूसरों पर दोष। क्यों? अगर वो इतना महान था तो एक छोटी आलोचना से हिल क्यों गया? यहीं से हम प्रवेश करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की दुनिया में। चैप्टर 4, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? अब तक हमने ट्रेट्स की बात की, लेकिन जब ये ट्रेट्स इतने गहरे हो जाएं कि जीवन, रिश्ते, काम सब प्रभावित होने लगे तो इसे कहा जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, NPD। ये एक क्लिनिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हर नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को NPD नहीं होता, लेकिन हर NPD व्यक्ति में एक्सट्रीम नार्सिसिज्म होता है। NPD की मुख्य विशेषताएं: खुद की महानता का अतिरंजित एहसास, अनलिमिटेड सफलता, शक्ति या सुंदरता के सपने, स्पेशल ट्रीटमेंट की अपेक्षा, गहरी एम्पैथी की कमी, दूसरों का उपयोग अपने लाभ के लिए, आलोचना पर तीव्र प्रतिक्रिया, अंदर छिपी नाजुक सेल्फ एस्टीम। ध्यान दीजिए, बाहर से मजबूत दिखने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत फ्रेजाइल हो सकता है। उनकी सेल्फ एस्टीम इन्फ्लेटेबल बलून की तरह होती है, जरा सी सुई और सब कुछ फट सकता है। नार्सिसिस्टिक इंजरी क्या है? जब नार्सिसिस्ट को अपमान, आलोचना या असफलता मिलती है तो उसे लगता है जैसे उसकी पहचान पर हमला हुआ हो। इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक इंजरी। इसका परिणाम क्या हो सकता है? गुस्से का विस्फोट, बदला लेने की भावना, सामने वाले को नीचा दिखाना, अचानक दूरी बना लेना। वे गलती स्वीकार नहीं करते क्योंकि गलती मानना उनकी महान पहचान को खतरे में डालता है। चैप्टर 5, रिश्तों में नार्सिसिज्म। अब कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बेहद आकर्षक है, आत्मविश्वासी, बात करने का तरीका ऐसा कि आप खुद को खास महसूस करने लगे। वो आपकी हर बात ध्यान से सुनता है, आपकी पसंद याद रखता है, आपको बार बार कहता है तुम अलग हो। मैंने ऐसा कनेक्शन पहले कभी महसूस नहीं किया। शुरुआत में वो आपको पेडेस्टल पर लगता है, आपको लगता है मुझे मेरी सोलमेट मिल गई। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। ये फेज तेज, रोमांचक और भावनात्मक रूप से गहरा होता है, लेकिन अक्सर यह स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद चीजें बदलने लगती हैं। वो आपको क्रिटिसाइज करने लगता है, छोटी छोटी बातों पर टोकता है, आपकी भावनाओं को कम आंकता है, आपको गिल्ट महसूस कराता है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मुझे समझती नहीं, तुम बहुत सेंसिटिव हो। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी ही है। यहीं से नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप साइकिल शुरू होती है। रिलेशनशिप साइकिल: 1. आइडियलाइजेशन, आपको खास बनाना। 2. डीवैल्यूएशन, आपको छोटा करना। 3. डिस्कार्ड, दूरी बनाना या छोड़ देना। 4. रिपीट, फिर से वही पैटर्न। यह चक्र भावनात्मक रूप से थका देने वाला होता है। नार्सिसिस्ट को पार्टनर नहीं चाहिए,
उसे मिरर चाहिए, कोई जो उसकी महानता रिफ्लेक्ट करे, कोई जो उसे लगातार वैलिडेट करे। और जब मिरर सवाल पूछता है, जब आप अपनी जरूरतें सामने रखते हैं, तो वो मिरर बदल दिया जाता है। एम्पैथी की कमी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के दर्द को महसूस करना, सिर्फ समझना नहीं बल्कि जुड़ना। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व में कॉग्निटिव एम्पैथी हो सकती है, वे समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन इमोशनल एम्पैथी अक्सर कम होती है, वे गहराई से महसूस नहीं करते। इसी वजह से मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। वे जानते हैं कि कौन सा शब्द आपको चोट पहुंचाएगा और कौन सा शब्द आपको वापस खींच लाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह है, वे ये सब गिल्ट के बिना कर सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे रिश्ते बाहर से चमकदार लेकिन भीतर से बेहद थकाने वाले होते हैं। 6. पावर और लीडरशिप में नार्सिसिज्म। इतिहास में कई नेता करिश्माई रहे हैं, निर्भीक, आत्मविश्वासी, भीड़ को अपनी बातों से प्रभावित करने वाले। और सच यह है कि उनमें से कई में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी मौजूद थे। क्यों? क्योंकि नार्सिसिज्म के कुछ गुण नेतृत्व में काम आते हैं। मजबूत आत्मविश्वास, बड़ा और बोल्ड विजन, जोखिम लेने की क्षमता, स्पॉटलाइट में सहज रहना, आलोचना के बावजूद आगे बढ़ने का साहस। ऐसे लोग अनिश्चित समय में स्थिर दिखते हैं। वे निर्णय लेने से डरते नहीं। वे लोगों को यह भरोसा दिला सकते हैं कि हम जीत सकते हैं। लेकिन यही गुण अगर संतुलन से बाहर हो जाएं तो खतरनाक बन सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब नेता फीडबैक सुनना बंद कर देता है, जब वो खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है, जब उसे लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। एम्पैथी नेतृत्व की रीढ़ है। जब एम्पैथी कम होती है तो निर्णय सिर्फ ईगो से आने लगते हैं। ऐसा नेता असहमति को खतरा मान सकता है, आलोचना को अपमान समझ सकता है और धीरे धीरे अपने आसपास सिर्फ हां कहने वाले लोग रखता है। यहीं से ईगो बबल बनना शुरू होता है। पावर नार्सिसिज्म को एम्प्लीफाई कर देता है। जितनी अधिक शक्ति उतना कम अकाउंटेबिलिटी, जितना कम अकाउंटेबिलिटी उतना बड़ा ईगो बबल। और बबल के अंदर व्यक्ति को लगता है वो अजेय है। लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है, जब ये बबल फटता है तो असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, टीम प्रभावित होती है, संस्था प्रभावित होती है, कभी कभी पूरा समाज प्रभावित होता है। इसलिए लीडरशिप में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है ह्यूमिलिटी, क्योंकि शक्ति अगर संतुलित ना हो तो व्यक्तित्व को नहीं, पूरे भविष्य को बदल सकती है। चैप्टर 7, टॉक्सिक चार्म, आकर्षण का जाल। नार्सिसिस्ट अक्सर चार्मिंग होते हैं। वे कमरे में आते हैं और अचानक माहौल बदल जाता है। लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। वे कॉन्फिडेंट बोलते हैं, आंखों में देखकर बात करते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं जैसे इस समय आप ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे भविष्य के बड़े सपने दिखाते हैं, बड़ी योजनाएं, बड़ी बातें, बड़ा असर। पहली नजर में यह प्रेरणादायक लगता है। आप सोचते हैं यह व्यक्ति अलग है। लेकिन यही चार्म कभी कभी एक स्ट्रैटेजी भी होता है। उन्हें एडमिरेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। चार्म उनके लिए एक टूल बन जाता है, एक तरीका जिससे वे लोगों को अपनी ऑर्बिट में खींच सकें। शुरुआत में सब कुछ जेन्युइन लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है यह पर्सोना केयरफुली क्राफ्टेड था। हर मुस्कान सोची समझी, हर शब्द कैलकुलेटेड, हर जेस्चर प्रभाव डालने के लिए। और लोग अक्सर देर से समझते हैं कि वे असली व्यक्ति से नहीं, एक प्रोजेक्शन से प्रभावित हुए थे। जब असफलता दरवाजा खटखटाती है, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब नार्सिसिस्ट असफल होता है तो क्या होता है? बाहर से वो ब्लेम करेगा, दूसरों को दोष देगा, परिस्थितियों को गलत ठहराएगा, सिस्टम को जिम्मेदार बताएगा। वो कहेगा, लोग मेरे खिलाफ थे, मुझे समझा नहीं गया। लेकिन अंदर गहरा शेम होता है। यही पैराडॉक्स है, ऊपर से सुपीरियॉरिटी, अंदर से इनसिक्योरिटी। उसकी पूरी पहचान इस विश्वास पर टिकी थी कि वो खास है, अजेय है। और जब वास्तविकता उस कहानी से टकराती है तो भीतर हलचल शुरू होती है। इसीलिए नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ और चाहिए, और ज्यादा अटेंशन, और ज्यादा वैलिडेशन, और ज्यादा शक्ति।
लेकिन चाहे जितना भी हासिल कर ले, खालीपन वही रहता है, क्योंकि समस्या उपलब्धियों की नहीं, पहचान की होती है। आज दर्पण कांच का नहीं है, वो आपकी जेब में है। आप सुबह उठते हैं, पहला काम स्क्रीन। रात को सोने से पहले स्क्रीन। हर दिन आप खुद को देखते हैं, अपनी फोटो, अपनी स्टोरी, अपना प्रोफाइल। लेकिन असली सवाल है, क्या आप खुद को देख रहे हैं या एक क्यूरेटेड वर्जन? सोशल मीडिया ने हमें एक नया मंच दिया है। यह मंच कहता है, दिखाओ तुम कौन हो। लेकिन धीरे धीरे यह बदल गया, दिखाओ तुम कितने खास हो। यहीं से मॉडर्न नार्सिसिज्म की कहानी शुरू होती है। 8. क्या आधुनिक दुनिया नार्सिसिज्म को बढ़ा रही है? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर्सनल ब्रांडिंग सामान्य है। सेल्फ प्रमोशन एक स्किल माना जाता है। स्टैंड आउट करना जरूरी बताया जाता है। फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स सोशल करेंसी बन चुके हैं। ये सब अपने आप में गलत नहीं है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में खुद को प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी पहचान बाहरी वैलिडेशन पर टिक जाती है। हर लाइक एक छोटी सी खुशी देता है। हर कमेंट एक छोटा सा पुरस्कार जैसा लगता है। दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, एक हल्की उत्तेजना, एक क्षणिक संतोष। धीरे धीरे अप्रूवल एडिक्टिव बन सकता है। आप नोटिस करेंगे, कुछ लोग पोस्ट डिलीट कर देते हैं अगर एंगेजमेंट कम हो। क्यों? क्योंकि डिजिटल दर्पण ने उनकी सेल्फ वर्थ को पकड़ लिया है। अब सवाल यह नहीं रहता कि क्या मैं खुश हूं, बल्कि यह हो जाता है, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो बेचैनी, हल्का सा खालीपन, एक अनजाना तनाव। सोशल मीडिया हमें दूसरों का हाईलाइट रील दिखाता है। किसी का वेकेशन, किसी की प्रमोशन, किसी की नई कार, किसी की परफेक्ट बॉडी। आप स्क्रॉल करते हैं और आपका दिमाग क्वाइटली तुलना शुरू कर देता है। वह मुझसे बेहतर है, मैं पीछे रह गया हूं। यह कंपैरिजन दो तरह की प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। पहली, मैं उनसे बेहतर हूं, वे बस दिखावा कर रही हैं। दूसरी, दुनिया मेरी ग्रेटनेस नहीं देख पा रही। ध्यान दीजिए, दोनों में केंद्र में मैं ही है। या तो सुपेरियॉरिटी या घायल सुपेरियॉरिटी। आधुनिक दुनिया हमें लगातार मंच देती है, लेकिन अगर भीतर स्थिरता न हो तो यह मंच धीरे धीरे एक झील बन सकता है, जहां हम खुद को ही देखते रह जाएं और असली कनेक्शन पीछे छूट जाए। चैप्टर 9, हेल्दी सेल्फ एस्टीम वर्सेस नार्सिसिज्म। अब सबसे जरूरी फर्क समझते हैं, क्योंकि हर आत्मविश्वासी व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं होता और हर नार्सिसिस्टिक व्यवहार आत्मविश्वास नहीं होता। हेल्दी सेल्फ एस्टीम कहता है, मैं अच्छा हूं पर परफेक्ट नहीं, मैं गलती कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, दूसरों की सफलता मुझे खतरा नहीं लगती। इसमें स्थिरता है, स्वीकार है, विकास की गुंजाइश है। अब दूसरी तरफ देखिए, नार्सिसिज्म कहता है, मैं खास हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, अगर मैं असफल हुआ तो कोई और जिम्मेदार है, दूसरों की सफलता मुझे छोटा महसूस कराती है। यहां तुलना है, रक्षा है, एक लगातार खुद को साबित करने की जरूरत है। हेल्दी सेल्फ एस्टीम ग्राउंडेड है, जमीन से जुड़ी हुई, वास्तविकता को स्वीकार करने वाली। नार्सिसिज्म इन्फ्लेटेड है, जैसे हवा भरा गुब्बारा, बड़ा दिखता है लेकिन नाजुक होता है। हेल्दी सेल्फ एस्टीम शांत है, उसे लगातार तालियों की जरूरत नहीं होती। नार्सिसिज्म को शोर चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, बाहरी पुष्टि चाहिए। हेल्दी सेल्फ एस्टीम कनेक्शन बनाता है, नार्सिसिज्म कंपटीशन बनाता है। एक छोटा परीक्षण, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं आलोचना सुन पाता हूं? क्या मैं माफी मांग सकता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता से सच में खुश होता हूं? क्या मैं ध्यान न मिलने पर बेचैन हो जाता हूं? अगर इन सवालों में हल्की असुविधा हो रही है तो रुकिए। यह जजमेंट नहीं है, यह जागरूकता है। हर इंसान में कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। यह स्पेक्ट्रम है, लेबल नहीं। मुद्दा यह नहीं कि आप कौन हैं, मुद्दा यह है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 10, जब नार्सिसिज्म टकराता है वास्तविकता से। जीवन हमेशा वैलिडेशन नहीं देता। कभी असफलता आती है, कभी रिजेक्शन, कभी ब्रेकअप, कभी जॉब लॉस, कभी सार्वजनिक आलोचना। ये सब जीवन का हिस्सा है। हेल्दी व्यक्ति इन अनुभवों से टूटता नहीं, सीखता है। वह दुखी हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभाल लेता है। वह कह सकता है,
हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझे सुधार करना होगा। लेकिन नार्सिसिस्टिक पैटर्न वाला व्यक्ति अक्सर कोलैप्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान फ्रेजाइल होती है। वह एक इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज पर टिकी होती है। मैं खास हूं, मैं असफल नहीं हो सकता। जब वास्तविकता इस कहानी से टकराती है तो अंदर झटका लगता है। इसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक कोलैप्स। यह वह क्षण है जब बाहर से मजबूत दिखने वाली संरचना अंदर से हिलने लगती है। लक्षण क्या हो सकते हैं? गहरा डिप्रेशन, अचानक और तीव्र रैज, लोगों से दूरी बना लेना, एक्सट्रीम ब्लेम, हर गलती के लिए किसी और को दोष देना, आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर मैं महान नहीं हूं तो मैं हूं कौन। यह पल बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि यह सिर्फ असफलता नहीं होती, यह पूरी सेल्फ स्टोरी पर सवाल होता है। लेकिन यहीं एक छुपा हुआ अवसर भी है। जब इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज टूटती है तो पहली बार वास्तविक सेल्फ सामने आ सकती है। अगर व्यक्ति उस दर्द से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करे तो यही कोलैप्स बदलाव की शुरुआत बन सकता है। कभी कभी गिरना पहली बार जमीन छूना होता है। चैप्टर 11, क्या नार्सिसिज्म बदल सकता है? यह सबसे कठिन सवाल है। शॉर्ट आंसर, हाँ, लेकिन आसान नहीं। क्यों कठिन? क्योंकि नार्सिसिज्म सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। यह ईगो को बचाता है, यह शेम से ढाल बनाता है। बहुत बार नार्सिसिस्टिक व्यवहार के पीछे एक गहरा डर होता है। अगर लोग असली मुझे देख लेंगे तो शायद मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एक मजबूत चमकदार पहचान बनाई जाती है, एक ऐसी कहानी जिसमें व्यक्ति हमेशा खास, मजबूत और श्रेष्ठ है। थेरेपी में सबसे पहला कदम होता है यह स्वीकार करना कि कुछ पैटर्न्स हार्मफुल हैं, कि कुछ व्यवहार दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, कि कुछ प्रतिक्रियाएं इनसिक्योरिटी से आ रही हैं। और यही स्वीकार करना नार्सिसिस्टिक माइंडसेट के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यह सीधा ईगो को छूता है। रिकवरी के चरण बदलाव एक रात में नहीं होता, लेकिन कुछ स्पष्ट चरण होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने पैटर्न पहचानना, कब आप डिफेंसिव होते हैं, कब ब्लेम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, गलती मानना बिना जस्टिफिकेशन के। एम्पैथी बिल्डिंग, सुनना, सच में सुनना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। शेम को समझना, उस दर्द को पहचानना जिससे आप भाग रहे थे। स्टेबल सेल्फ वर्थ बनाना, ऐसी पहचान जो उपलब्धियों या अपलॉज पर निर्भर न हो। एम्पैथी सीखी जा सकती है, सेल्फ रेगुलेशन सीखा जा सकता है, वैलिडेशन की डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम की जा सकती है। लेकिन इसके लिए ऑनेस्टी चाहिए और करेज, क्योंकि आर्मर उतारना आसान नहीं होता। गहरा सत्य, नार्सिसिज्म अक्सर इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम है। जितना बड़ा ईगो दिखता है, कभी कभी उतनी ही गहरी चोट भीतर छिपी होती है। ये एक्सक्यूज नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना सही नहीं हो जाता, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है। और जब एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, तभी वास्तविक हीलिंग शुरू हो सकती है। नरबारा, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, बच्चों पर प्रभाव। हर नार्सिसिस्टिक पेरेंट लाउड नहीं होता, कुछ सबटाइल होते हैं। लेकिन एक कॉमन बात होती है, बच्चे की इंडिविजुअलिटी को जगह नहीं मिलती। दो प्रकार के नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग पैटर्न्स। एक ओवर ग्लोरीफाइंग पेरेंट, मेरा बच्चा सबसे खास है, बच्चे की हर बात को एक्सेप्शनल बनाना, गलतियों को इग्नोर करना। बाहर से यह प्यार लगता है, लेकिन बच्चा रियलिटी टेस्टिंग नहीं सीख पाता। जब दुनिया उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती तो आइडेंटिटी शॉक होता है। 2. इमोशनली कंट्रोलिंग पेरेंट, बच्चे को अपनी छवि का एक्सटेंशन समझना, तुम्हें वही बनना है जो मैं चाहता हूं। गिल्ट या शेम से कंट्रोल करना। ऐसे बच्चे दो रास्तों पर जाते हैं, या तो खुद नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलप करते हैं या एक्सट्रीम सेल्फ डाउट के साथ बड़े होते हैं। दोनों ही अनहेल्दी हैं। इनविजिबल वुंड,
नार्सिसिस्टिक परिवारों में अक्सर इमोशनल वैलिडेशन की कमी होती है। बच्चा सीखता है, मेरी फीलिंग्स महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे अटेंशन पाने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। यह पैटर्न अडल्टहुड में भी चलता रहता है। 13. गैसलाइटिंग, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। गैसलाइटिंग एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। यह जोर से नहीं, धीरे धीरे काम करती है। इतनी सटल की शुरुआत में आपको महसूस भी नहीं होता। मान लीजिए आप कहते हैं, तुमने मुझे कल हर्ट किया। जवाब आता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। पहले पहले आपको लगता है शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर यह बार बार होने लगे तो आप अपने ही अनुभव पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या मैंने सच में गलत सुना? क्या मैं ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं? क्या समस्या मुझ में ही है? धीरे धीरे आप अपने परसेप्शन पर डाउट करने लगते हैं। यही गैसलाइटिंग है। नार्सिसिज्म और गैसलाइटिंग। नार्सिसिस्ट गलती स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि गलती स्वीकार करना उसकी इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज को चोट पहुंचाता है। तो वो रियलिटी को रीशेप करता है। फैक्ट्स डिनाई करना, पास्ट इवेंट्स को बदलकर बताना, बातचीत को ट्विस्ट करना, विक्टिम को अनस्टेबल या इर्रेशनल दिखाना। कभी वो कहेगा, तुम्हें याद ही गलत रहता है। कभी कहेगा, तुम ड्रामा कर रहे हो। धीरे धीरे विक्टिम सोचने लगता है, शायद सच में मैं ही गलत हूं। यही साइकोलॉजिकल इरोजन है। एक दिन में नहीं, महीनों या सालों में होता है। सबसे खतरनाक असर क्या है? सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो सकता है। जब व्यक्ति अपने ही अनुभव पर भरोसा खो देता है तो वो डिसीजन लेने में असुरक्षित हो जाता है। उसे हर बात पर बाहरी अप्रूवल चाहिए होता है। गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, यह किसी की वास्तविकता को हिलाना है। और जब वास्तविकता हिलती है तो पहचान भी डगमगाने लगती है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत चुप्पी और भ्रम में छिपी होती है। चैप्टर 14, हिडन नार्सिसिज्म। हर नार्सिसिस्ट लाउड नहीं होता। हर कोई स्पॉटलाइट में खड़े होकर खुद की तारीफ नहीं करता। कुछ क्वाइटली ऑपरेट करते हैं, शांत, संवेदनशील दिखने वाले, कभी कभी इंट्रोवर्ट भी। इन्हें समझना ज्यादा मुश्किल होता है। हिडन नार्सिसिस्ट खुद को मिसअंडरस्टूड जीनियस मान सकता है। उसे लगता है, लोग मेरी गहराई समझ ही नहीं पा रहे, मैं अलग हूं इसलिए अकेला हूं। वो ओपनली नहीं कहेगा मैं महान हूं, लेकिन भीतर से यह विश्वास बना रहेगा कि वो दूसरों से ज्यादा खास है। ऐसे लोग पैसिव एग्रेसिव हो सकते हैं। सीधे टकराव की जगह व्यंग्य, चुप्पी या भावनात्मक दूरी का इस्तेमाल करते हैं। वे विक्टिम नैरेटिव भी बना सकते हैं, हर स्थिति में खुद को पीड़ित दिखाना। लोग हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता। इस तरह सिंपैथी के जरिए अटेंशन मिलता है। हिडन नार्सिसिस्ट अक्सर अटेंशन इनडायरेक्ट तरीके से लेता है, सीधे स्पॉटलाइट में नहीं, लेकिन कहानी इस तरह मोड़ता है कि ध्यान आखिरकार उसी पर आ जाए। यह पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि वे खुद को अत्यधिक संवेदनशील या गहरा सोचने वाला बताकर अपनी सुपीरियॉरिटी छिपा सकते हैं। बाहर से वल्नरेबिलिटी, अंदर से एंटाइटलमेंट, यही इस रूप की जटिलता है। इसलिए नार्सिसिज्म को सिर्फ शोर से मत पहचानिए। कभी कभी सबसे गहरी ईगो सबसे शांत चेहरे के पीछे छिपी होती है। अब कल्पना कीजिए भविष्य। एआई आपके लिए परफेक्ट फोटो बना सकता है, फिल्टर्स आपको फ्लॉलेस दिखा सकते हैं, डिजिटल अवतार्स आपकी आइडियल आइडेंटिटी बना सकते हैं। सवाल है, क्या हम वास्तविकता से और दूर जा रहे हैं? जब आप अपनी आइडियल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं तो इम्परफेक्ट सेल्फ को स्वीकार करना कठिन हो सकता है। वैलिडेशन पहले लोगों से आता था, अब मशीन्स भी दे सकती हैं। लेकिन क्या मशीन अप्रूवल, इनर सिक्योरिटी दे सकता है? शायद नहीं, क्योंकि नार्सिसिज्म की जड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इनसिक्योरिटी है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एम्पलीफायर है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज दिखें तो क्या करें? यह रोडमैप आसान नहीं है, लेकिन संभव है। एक रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी, अपने पैटर्न्स देखना। क्या मैं ब्लेम जल्दी करता हूं? क्या मैं अपॉलॉजी से बचता हूं? क्या मैं अटेंशन के बिना असहज हो जाता हूं? सेल्फ अवेयरनेस अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही शुरुआत है। 2. शेम को समझना। नार्सिसिज्म का कोर अक्सर शेम होता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। इस फीलिंग से बचने के लिए ईगो आर्मर बनता है।
अगर आप शेम को एक्सेप्ट कर लें तो आर्मर की जरूरत कम हो जाती है। 3. एम्पैथी। प्रैक्टिस। एम्पैथी टैलेंट नहीं है, स्किल है। एक्टिव लिसनिंग, इंटरप्ट न करना, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को रिपीट करना, धीरे धीरे ब्रेन नए पाथवेज बनाता है, कनेक्शन गहराता है। 4. स्टेबल सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ अचीवमेंट पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पहचान सिर्फ सफलता से जुड़ी है तो असफलता कोलैप्स ला सकती है। स्टेबल सेल्फ वर्थ कहता है मैं वैल्यूएबल हूं, चाहे मैं जीतूं या हारूं। 5. फीडबैक टॉलरेंस। फीडबैक अटैक नहीं है, ये डेटा है। अगर आप फीडबैक को डेटा की तरह देख सकें तो ग्रोथ संभव है। एक कहानी सुनो। एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने जीवन में बहुत सफलता देखी, बहुत प्रशंसा पाई, लेकिन बुढ़ापे में वो अकेला था। एक दिन उसने अपने पोते से पूछा, तुम मुझे कैसे याद रखोगे? पोते ने कहा, आप हमेशा सही रहना चाहते थे, लेकिन जब आपने मुझे एक बार जेन्युइनली सुना, वो दिन मुझे सबसे ज्यादा याद है। वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया। उसे एहसास हुआ, लोग आपकी अचीवमेंट्स नहीं, आपकी प्रेजेंस याद रखते हैं। नार्सिसिज्म कोई विलन नहीं है, ये एक डिफेंस है। एक कहानी है जो हमने खुद को बचाने के लिए बनाई, लेकिन जब वो कहानी दूसरों को चोट पहुंचाने लगे तो उसे बदलना जरूरी है। आत्मविश्वास रखें, खुद को महत्व दें, सपने देखें, लेकिन साथ ही सुने, स्वीकार करें, माफी मांगे, जुड़ें, क्योंकि अंत में महानता अटेंशन में नहीं, कनेक्शन में मिलती है। और शायद सबसे बड़ा साहस यही है, आईने से बाहर देखना। अगर इस पूरी यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें कनेक्शन ओवर ईगो, और याद रखें आप खास हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अलग हैं, बल्कि इसलिए कि आप इंसान